विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा और हम डॉक्टर दिव्यन कुमार शर्मा आपके साथ आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश के कॉलेजों में प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए उनका स्पेशल कोर्स जिसका नाम है एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, हिंदी लैंग्वेज यानी कि क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम, हिंदी भाषा। पेपर का नाम होगा आपका हिंदी भाषा और संस्कृति। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम जिस पेपर को डिस्कस कर रहे हैं वह पेपर वैसे तो राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का पेपर है जो दिनांक 6 मई 2026 को हुआ है, किंतु इस पेपर से पूरे मध्य प्रदेश के अंदर प्रथम वर्ष में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, चाहे आपका बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीसीए या बीबीए हो, उन विद्यार्थियों के लिए पेपर महत्वपूर्ण साबित होगा। तो विद्यार्थियों, अब चलते हैं इस पेपर के पहले पेपर को हम देखते हैं, फिर उसके सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। तो विद्यार्थियों, हम यहां पर बात कर रहे हैं फर्स्ट ईयर का पेपर है, राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय का पेपर है, दिनांक 6 मई 2026 को हुआ है। पेपर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा, पेपर के बारे में बात करते हैं। यहां पर इस पेपर में कहा गया है कि 2 घंटे का पेपर होगा और 100 नंबर का आपका पेपर होगा। प्रश्न पत्र 3 खंडों में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट में अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन 3 प्रश्नों के उत्तर आपको करना होंगे और प्रत्येक प्रश्न जो 4 अंकों का रहेगा। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम यहाँ पर प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और इसके बाद में उन प्रश्नों के उत्तर की ओर भी हम लोग चलेंगे। पहला प्रश्न है, मैत्रेय गुप्ता का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ये पहला प्रश्न आप लोग के सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। दूसरा प्रश्न है, अफसर के साथ नाव में बैठने के क्या खतरे हैं। तीसरा प्रश्न है, तत्सम और तद्भव शब्दों में क्या अंतर है। और चौथा प्रश्न है, अवधारणा की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। खंड ब की तरफ चलते हैं, वहां पर आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न और इसमें कहा गया है कि आपको प्रत्येक प्रश्न 13 अंकों का है और 4 प्रश्न यहाँ पर आपको दिए गए हैं। क्या बात होती है, तो पहला प्रश्न आता है, भारतीय ज्ञान परंपरा का परिचय दीजिए। उसके अथवा में दे रखा भारत वंदना कविता की विशेषता लिखिए। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषाओं में राम के आधार पर राम के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। उसके अथवा में दिया हुआ एक ही संस्कृति के मंदिर दिखाई देंगे का अर्थ समझाइए। अगला प्रश्न है, उपसर्ग और प्रत्यय में क्या डिफरेंस है, उदाहरण सहित लिखिए। उसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का आशय एवं महत्व उदाहरण सहित लिखिए। अगला प्रश्न है, संक्षेपण से क्या अभिप्राय है, संक्षेपण की विशेषताएं लिखिए। उसके अथवा में दिया अद्वैत सिद्धांत की प्रमुख स्थापनाएं क्या है, लिखिए। खंड स में आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और टोटल यहाँ पर वो कह रहा है कि 2 प्रश्नों के उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न 18 अंक का रहेगा। टोटल यहाँ पर 4 प्रश्न दिए हुए, 4 में से आपको 2 करने के लिए दिए गए थे। पहला प्रश्न है, महर्षि पाणिनि के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालिए। अगला प्रश्न है, शतरंज के खिलाड़ी कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। अगला प्रश्न है, उत्साह निबंध का सार लिखिए और उसका अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रमुख विराम चिन्हों का लेख करते हुए विराम चिन्हों के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो विद्यार्थियों, अब अभी तक तो हमने इस क्वेश्चन पेपर के बारे में बात की। अब इन प्रश्नों के आंसर की तरफ यानी उत्तर की तरफ मैं आपको ले चलता हूं। उससे पहले हमेशा की तरह अनुरोध है कि वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक, आपके साथियों तक, आपके दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। साथ में यदि आपको कोई डाउट है, कोई कमेंट करना चाहते हैं या कोई आप कॉम्प्लीमेंट्री देना चाहते हैं, खास बात वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है उसका यदि कॉम्प्लीमेंट्री देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य हमें बताइएगा। और अभी तक आपने आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिस समय एक मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी तरीके से आपके साथ बने रहें। विद्यार्थियों को खास बात, यदि आप भी आपके पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर यहां पर दिखाई दे रहा होगा। स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा नंबर है 77250 यानी 250 44 325 44325। इस नंबर पर आपका जो भी पेपर आपका होगा आपके कॉलेज में, आपकी यूनिवर्सिटी में, तो आप अपना पेपर हमें व्हाट्सएप के माध्यम से अवश्य सेंड कीजिए, क्योंकि उसका सॉल्यूशन बनाकर हम आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर अपलोड कर देंगे। तो विद्यार्थियों, देर ना करते हुए इस पेपर के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। उससे पहले, जाने से पहले मैंने आपको जो बातें कही है उनका आप ध्यान रखिएगा। मैंने जो नंबर बताया, नंबर 77250 250 44 325, इस नंबर को आपके मोबाइल में सेव कर ही लीजिए। सिर्फ आपको व्हाट्सएप करना है, उस पर आप फोन ना लगाएं, क्योंकि फोन लगेगा नहीं, उस पर सिर्फ फोन नंबर व्हाट्सएप का नंबर है। पहला प्रश्न यहां पर आता है, निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला प्रश्न, मैत्रेय गुप्त का संक्षिप्त परिचय दीजिए।
अब आ जाते हैं मैथिलीशरण गुप्त के संक्षिप्त परिचय के पास आ जाते हैं, उन प्रश्नों को समझने की कोशिश करते हैं। तो राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त आधुनिक हिंदी साहित्य के अत्यंत महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है। उन्होंने खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने में युगांतकारी भूमिका निभाई है। यदि इनके जीवन परिचय की बात करें तो इनके जन्म के बारे में बता देता हूं मैं, यहाँ पर दिया हुआ है इनका जो जन्म यानी कि इनका बर्थ जो है वो इनका जन्म कब हुआ है विद्यार्थियों, तो इनका जन्म 3 अगस्त 1886 को उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव में हुआ। याद रखिएगा, गुरु वे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना काव्य गुरु मानते थे, जिनकी प्रेरणा से उन्होंने खड़ी बोली में लिखना प्रारंभ किया। सम्मान की बात करें तो उन्हें उनकी देशभक्ति से ओतप्रोत रचनाओं के कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी। ध्यान रखना, राष्ट्र कवि की उपाधि मैथिलीशरण गुप्त को किसने दी थी, तो महात्मा गांधी ने दी थी। और उनका निधन कब हुआ, तो 12 दिसंबर 1964 को उनका निधन हुआ। जन्म कब हुआ, तो 3 अगस्त 1886 को हुआ और निधन 12 दिसंबर 1964 को हुआ। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे और महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की थी। साहित्य विशेषताओं की बात करें तो राष्ट्रीयता और गांधीवाद की बात करें तो सबसे पहले राष्ट्रीयता और गांधीवाद की बात करें तो राष्ट्रीयता और गांधीवाद में गुप्त जी के काव्य में स्वदेश प्रेम और गौरवशील अतीत का चित्रण मिलता है। उनकी रचना भारत भारती ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान युवाओं के देश प्रेम का संचार किया था। आगे बात करें तो नारी चेतना की बात करें तो उन्होंने इतिहास के उन नारी पात्रों को भी केंद्र में रखकर जिनकी उपेक्षा हुई थी। साकेत में उर्मिला और यशोधरा में गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा के त्याग और मार्मिकता का वर्णन उन्होंने किया है। भारतीय संस्कृति की बात करें तो उनके काव्य में भारतीय सभ्यता, नैतिकता और आदर्शवाद का समन्वय देखने को मिलता है। उनकी प्रमुख कृतियां तो गुप्त जी ने लगभग 40 मौलिक काव्य ग्रंथों की रचना की, जिनमें से मुख्य महाकाव्य साकेत जो कि राम कथा पर आधारित है। खंड काव्य में बात करें तो भारत भारती, पंचवटी, जयद्रथ वध, यशोधरा, नहुष और द्वापर उनका है। अनुवाद की बात करें उन्होंने मधुप उपनाम से मेघनाथ वध जैसे ग्रंथों का सफल अनुवाद भी किया है। साहित्य में इनका स्थान देखें तो मैथिलीशरण गुप्त सही अर्थों में भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि कवि है। उन्होंने प्राचीन मर्यादाओं और आधुनिक राष्ट्रीय भावनाओं के बीच एक सेतु का कार्य किया है। अगला प्रश्न आता है कि अफसर के साथ नाव में बैठने के क्या खतरे हैं। तो विद्यार्थी यहाँ पर बताया गया है कि शरद जोशी द्वारा रचित व्यंग जीप पर सवार इल्लियां या उनके प्रशासनिक व्यवस्था पर आधारित अन्य व्यंग्यों के संदर्भ में यदि देखा जाए तो अफसर के साथ नाव में बैठने के साथ चलने में कई मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक खतरे हो सकते हैं। सबसे पहला खतरा आता है अस्तित्व पे संकट। क्या आता है, अस्तित्व पे संकट। जब आप किसी बड़े अफसर के साथ होते हैं तो आपकी अपनी कोई स्वतंत्र पहचान नहीं रह जाती। नाव में आप केवल एक मातहत या सहचर बनकर जाते, सारा ध्यान अफसर की सुविधाओं और सुरक्षा पर रहता है। सेकंड बात आती है स्कंद चाटुकारिता का दबाव। अफसर के साथ होने का अर्थ है कि आपको उनकी हर बात पर जी हजूरी करना होगी। यदि वे नदी की लहरों को गलत दिशा में बताएं तो भी आपको उनकी ज्ञान की प्रशंसा करना होगी। उसके बाद आता है जोखिम का अंतरण। यदि नाव में डगमगाती है तो कोई दुर्घटना होती है। व्यवस्था में अक्सर दोष छोटे कर्मचारी या साथ बैठे वाले साधारण व्यक्ति पर मर दिया जाता है। फोटोजेनिक संकट की भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात की गई है तो फोटोजेनिक संकट की भी बात देखने को मिलती है। आधुनिक संदर्भ में देखा जाए तो नाव में अफसर के साथ होने पर सारी लाइमलाइट उनकी ओर होती है। यदि नाव डूबती हुई है तो अखबार में खबर आएगी अफसर की जान को खतरा। आपका नाम शायद अन्य कहीं देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद आता है व्यवस्था पर बोझ। अफसर के साथ नाव में सवार कोई पिकनिक नहीं बल्कि एक औपचारिक तनाव बन जाता है। याद रखिएगा, अब प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के बजाय अफसर के मूड और उनकी फाइलों के मिजाज को समझने में लगे रहते हैं। अगर संक्षिप्त में कहें तो अफसर के साथ नाव में बैठने का सबसे बड़ा खतरा अपनी सहजता, स्वाभिमान को क्या करना है, खो देना है। अगला प्रश्न है तत्सम और तद्भव शब्दों में क्या डिफरेंस है, उनको समझाइए। तो यहां पर देखते हैं तत्सम और तद्भव शब्द हिंदी भाषा की शब्दावली के दो मुख्य आधार है। इनके बीच में मूल अंतर को हम उनकी उत्पत्ति और रूप के आधार पर समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर तत्सम शब्द की। तो तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, तत्पर सम। तत्पर सम जिसका अर्थ है उसके समान या उसके का अर्थ संस्कृत से है। किससे? संस्कृत से। परिभाषा क्या है इसकी? तो जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों यानी बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आ चुके उन्हें क्या कहा जाता है? तत्सम शब्द कहा जाता है। इनकी विशेषता क्या है? तो इनका उच्चारण और वर्तनी संस्कृत के समान कठिन या शुद्ध होती है। उदाहरण के लिए अग्नि, दुग्ध, आम्र, कार्य और हस्त।
तद्भव शब्द क्या होते हैं? तद्भव शब्द का अर्थ, तद्भव की बात कर रहा हूं मैं, तद्भव शब्द का अर्थ होता है उससे उत्पन्न था तत्पस्भव। जो शब्द संस्कृत से उत्पन्न हुए लेकिन समय के साथ साथ आम बोलचाल की भाषा में थोड़े से बदल गए, परिवर्तित हो गए, उन्हें तद्भव कहते हैं। आए तो संस्कृत से, पर हिंदी में आने के बाद में उनकी दशा और दिशा बदल चुकी है। विशेषतः ये शब्द बोलने में सरल होते हैं और इनके स्वरूप बदल चुके हैं। जैसे अग्नि को आग बोलते हैं, आम्र को आम बोलते हैं, हस्त को हाथ बोलते हैं, दुग्ध को दुग्ध बोलते हैं और कार्य को काम बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हमने कुछ डिफरेंस आपको बताया, उन डिफरेंस को समझे। अर्थ के आधार बात करें तो संस्कृत के समान होते हैं कौन? तत्सम, और तद्भव संस्कृत से विकसित या परिवर्तित होते हैं। प्रकृति, ये शब्द मूल और शुद्ध माने जाते हैं और ये शब्द विकृत या सरल रूप में होते हैं। प्रयोग की बात करें तो तत्सम शब्द, इनका प्रयोग प्राय साहित्य और औपचारिक लेखन में अधिक होता है और तद्भव इनका प्रयोग आम बोलचाल की भाषा में ज्यादा होता है। पहचान, इन अक्षर क्ष 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 जैसे वर्णों से प्रयोग किया जाता है। इनमें सरल वर्ण और चंद्र बिंदु का प्रयोग अधिक होता है। जैसे कुछ एग्जांपल लिखे हमने, रात्रि को रात बोल देते, तत्सम रात्रि है, और तद्भव क्या हो गया? रात हो गया। सूर्य को सूरज बोलते, नासिका को नाक बोलते, मक्षिका को मक्खी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अवधारणा की प्रमुख विशेषताएं बताइए। अवधारणा किसी वस्तु, घटना या विचार के प्रति मस्तिष्क में बनने वाली एक मानसिक छवि या सामान्य विचार है जो शिक्षा, विज्ञान और शोध के क्षेत्र में इसका विशेष महत्व है। इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो सामान्यीकरण, अवधारणा किसी वर्ग या समूह के सामान्य विशेषताओं को प्रकट करती है। अमूर्तता, यह प्रत्यक्ष वस्तु नहीं होती है बल्कि मानसिक विचार या बौद्धिकता होती है। ठीक है, अवधारणा, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो आपने कहा अवधारणा होगी कि भैया सर अच्छा पढ़ाते हैं तो बिल्कुल मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं, और आपकी अवधारणा होगी कि भैया मैं खराब पढ़ाता हूं तो बिल्कुल खराब पढ़ाता हूं। तो अवधारणा होती है। वर्गीकरण की बात करें तो अवधारणा समान गुणों वाले वस्तुओं या घटनाओं को एक वर्ग में व्यवस्थित करती है। स्पष्टता की बात करें तो एक अच्छी अवधारणा में अर्थ की स्पष्टता होती है जिसमें समझ आसानी से होती है। अनुभव क्षेत्र आधारित बात करते हैं तो अवधारणाएं अनुभव, निरीक्षण और अध्ययन में विकसित होती है। परिवर्तनशीलता की बात करें तो समय, परिस्थिति और नए ज्ञान के अनुसार अवधारणा बदल सकती है। संचार में सहायक होती है अवधारणा, विचारों और ज्ञान के आदान प्रदान को सरल बनाती है। समस्या समाधान में उपयोगी, इनके माध्यम से व्यक्ति तर्क, विश्लेषण और निर्णय लेने में सक्षम होता है। अतः उदाहरण ज्ञान के संगठन, समझ और उपयोग के महत्वपूर्ण आधार है। खंड भ के पास आगे जिसमें आते लघु उत्तरी प्रश्न, और यहाँ पर कहा गया है कि टोटल आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न 13 अंक का रहेगा। पहला प्रश्न है, भारतीय ज्ञान परंपरा का परिचय दीजिए। तो भारतीय ज्ञान परंपरा विश्व की प्राचीनतम और समृद्ध ज्ञान परंपराओं में से एक है। इसका विकास हजारों वर्षों में ऋषियों, मुनियों, दार्शनिकों और विद्वानों के चिंतन, अनुभव, अनुसंधान से हुआ है। यह परंपरा केवल पुस्तक आधारित ज्ञान तक सीमित नहीं है बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाली व्यावहारिक, नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा भी प्रदान करती है। भारतीय ज्ञान परंपरा का मूल आधार वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता, दर्शन शास्त्र, आयुर्वेदिक, योग, ज्योतिष, गणित, व्याकरण आदि है। इनमें धर्म, दर्शन, विज्ञान, कला, साहित्य, चिकित्सा, कृषि, राजनीति और समाज व्यवस्था से संबंधित व्यापक ज्ञान मिलता है। इस परंपरा की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो सबसे पहला समग्र दृष्टिकोण। भारतीय ज्ञान परंपरा मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास पर बल देती है। गुरु शिष्य परंपरा की बात करें तो ज्ञान का आदान प्रदान गुरु द्वारा शिष्य को संस्कार पूर्वक किया जाता है। आध्यात्मिकता और नैतिकता की बात करें इसके अंदर तो सत्य, अहिंसा, करुणा, सेवा, अनुशासन जैसी मूल्यों को महत्व दिया जाता है। प्रकृति के प्रति सम्मान की बात करें तो प्रकृति के प्रति सम्मान की बात करें तो प्रकृति और मानव के बीच संतुलन बनाए रखने की शिक्षा दी जाती है। अनुभव आधारित ज्ञान की बात होती है तो केवल सैद्धांतिक नहीं बल्कि प्रयोग और अनुभव पर भी आधारित ज्ञान का महत्व होता है। भारतीय ज्ञान परंपरा में गणित में शून्य और दशमलव, आयुर्वेदिक में चिकित्सा पद्धति, योग द्वारा स्वास्थ्य संरक्षण तथा दर्शन के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया है। आज भी विश्व भर में योग और आयुर्वेद की उपयोगिता स्वीकार की जा रही है। अतः भारतीय ज्ञान परंपरा केवल अतीत की धरोहर नहीं बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए मार्गदर्शक का भी काम करती है। यह मानव जीवन को संतुलित, नैतिक और समृद्ध बनाने की प्रेरणा देती है। इसके अथवा में प्रश्न पूछा गया, भारत वंदना कविता की विशेषता लिखिए। तो सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित भारत वंदना कविता हिंदी साहित्य के काल जयी रचना है। भारत वंदना कविता देशभक्ति, संस्कृति, गौरव, राष्ट्र प्रेम की भावनाओं से ओतप्रोत कविता है। इसमें भारत के महान परंपराओं, प्राकृतिक सौंदर्य, आध्यात्मिक चेतनाओं का वर्णन किया गया है। इसकी प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। सबसे पहले राष्ट्रभक्ति और श्रद्धा का भाव। यह कविता पूरी तरीके से मातृभूमि के प्रति समर्पित है। कवि ने भारत को एकमात्र भूभाग नहीं बल्कि एक साक्षात दैवीय शक्ति के रूप में चित्रित किया है। इसमें देश की वंदना किसी आराध्य की स्तुति के समान की गई है। सांस्कृतिक और प्राकृतिक वैभव की बात करें तो निराला जी ने भारत की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन बड़े कलात्मक ढंग से किया। हिमालय की बात करें तो इसे भारत के मुकुट के समान दर्शाया गया है। गंगा, इसे पवित्रता और ज्ञान की धारा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कवि ने भारत की प्राचीन संस्कृति और गौरवशाली इतिहास को वर्तमान पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत माना है। निराला जी की अनूठी भाषा शैली, इस कविता में निराला जी की विशिष्ट काव्य शैली दर्शन होता है।
तत्सम प्रधान शब्दावली, कविता में संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग किया गया है जो इसे गंभीरता और गरिमा प्रदान करती है। छंदबद्धता और योग्यता की बात करें तो इसमें एक लय है जिसके कारण इसे सुगमता से गाया जा सकता है। अलंकारों के प्रयोग की बात करें तो रूपक और मानवीकरण अलंकार के माध्यम से भारत को एक सजीव सत्ता के रूप में उभारा गया है। स्वतंत्रता की चेतना की बात करें तो जिस समय यह कविता रचित हुई थी उस दौर में यह भारतीय जनमानस में आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की लौ जलाने वाली थी। कवि सोए हुए भारतीय को उनके गौरवशील अतीत की याद दिलाकर उन्हें जगाने का प्रयास करता है। आध्यात्मिक पुट की बात करें तो निराला जी पर वेदांत और स्वामी विवेकानंद के विचारों का गहरा प्रभाव था। भारत वंदना में भी भारत को ज्ञान और प्रकाश का केंद्र माना गया है जो कि समस्त विश्व की राह दिखाने की क्षमता रखता है। संक्षिप्त में भारत वंदना केवल शब्दों का समूह नहीं बल्कि राष्ट्र के प्रति श्रद्धा की एक गहरी अभिव्यक्ति है। यह कविता आज भी पाठकों के मन में गर्व और देशभक्ति का संचार करती है। अगला प्रश्न आता है भारतीय भाषाओं में राम के आधार पर राम के चरित्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारतीय भाषा जैसे हिंदी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु आदि के साहित्य में राम का चरित्र अत्यंत व्यापक और आदर्शवादी है। वाल्मीकि रामायण से लेकर तुलसीदास की रामचरितमानस और कम्बन की कम्ब रामायण से लेकर राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में चित्रित किया गया है। भारतीय भाषाओं में साहित्य के आधार पर राम के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं, सबसे पहले मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिसको आदर्श आचरण है। राम के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता उनका मर्यादा में रहना है। वे शास्त्रों और समाज के नियमों का पालन करने वाले आदर्श पुरुष है। चाहे पुत्र धर्म का पालन हो, पति धर्म का पालन हो, राजा के धर्म का पालन हो, उन्हें सभी दूर नैतिकता और पराकाष्ठा उन्होंने स्थापित की है। सेकंड पॉइंट है पितृभक्ति और आज्ञाकारी पुरुष। राम एक आदर्श पुत्र है। पिता दशरथ के एक वचन को निभाने के लिए उन्होंने बिना किसी क्षोभ के राज वैभव को त्याग दिया और 14 वर्षों का वन में जाना स्वीकार किया। यह विशेषता उन्हें त्याग की प्रतिमूर्ति के रूप बनाती है। अगला पॉइंट है लोक रंजक और न्यायप्रिय राजा। विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्य में राम राज्य की परिकल्पना की गई। एक राजा के रूप में राम अपनी प्रजा के सुखों के लिए अपने निजी सुखों का त्याग करने को तत्पर रहता है। उनके राज्य में न्याय, शांति और समरसता का वास है। शरणागत, वात्सल्य, दयालु स्वभाव। राम के चरित्र में क्षमा और दया का भाव कुट कुट कर भरा हुआ है। विभीषण और सुग्रीव की बात करें तो उन्होंने शत्रु के भाई विभीषण को भी शरण दी और उसे सम्मान प्रदान किया। अहिल्या का उद्धार किया। ऋषियों और पीड़ितों के प्रति उनकी करुणा उन्हें मानवीयता के शिखर पर ले जाती है। आगे बात करें सामाजिक समरसता क्या अद्भुत है। भारतीय भाषाओं में कवियों में भगवान राम को समाज के हर वर्ग को जोड़ने वाले सेतु के रूप में देखा है। केवट की बात करें तो निषाद राज केवट को गले लगाए, शबरी के झूठे बैर खाए। इन प्रसंगों के माध्यम से राम जाति पाति और ऊंच नीच के भेदभाव को समाप्त करने वाले देव के रूप में पूजनीय, पराक्रमी और धीरोदात्त नायक। राम केवल कोमल हृदय ही नहीं बल्कि महान योद्धा भी। उन्होंने अधर्म का नाश करने के लिए कठिन संघर्ष किया लेकिन युद्ध भी उन्होंने कभी मर्यादा नहीं तोड़ी। उनका व्यक्तित्व गंभीर, स्थिर और अटूट आत्मविश्वास से भरा हुआ है। कुछ प्रमुख स्वरूप की बात करें, कुछ प्रमुख ग्रंथों की बात करें तो संस्कृत का प्रमुख ग्रंथ है भगवान राम के लिए वो है वाल्मीकि कृत रामायण। हिंदी में या फिर अवधी भाषा में उसको रामचरितमानस के नाम से जाता है, तमिल में उसको कंब रामायण के नाम से जानता है और बंगाली में उसको कृतिवास रामायण के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न बहुत बढ़िया सा प्रश्न, एक ही संस्कृति के मंदिर दिखाई देंगे का अर्थ क्या है। मतलब प्रश्न बड़ा गंभीर है, प्रश्न बड़ा गंभीर है। इस प्रश्न का आंसर भी हम बड़ा गंभीरता से देखते हैं। एक ही संस्कृति के मंदिर दिखाई देंगे यह पंक्ति विशेष रूप से आधुनिक हिंदी साहित्य जैसे निराला या जयशंकर प्रसाद की रचनाओं और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के संदर्भ में बहुत गहरा अर्थ रखती है। इसके कुछ पॉइंट समझते हैं। पहला पॉइंट, वैचारिक और सांस्कृतिक एकता की बात करते हैं। किसकी? वैचारिक और सांस्कृतिक एकता की बात करते हैं। तो यहां पर इसका मुख्य अर्थ यह है कि भारत की भौगोलिक विविधता उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम के बावजूद पूरे देश के मूल विचार, संस्कार और जीवन पद्धति एक जैसी है। जिस तरह अलग अलग स्थानों पर मंदिरों की बनावट बदल सकती है लेकिन उनमें स्थापित दैवत्व और श्रद्धा का भाव एक जैसा है, वैसे ही भारत के हर कोने में एक महान संस्कृति के दर्शन होते हैं। अगला है मंदिर का प्रतीकात्मक अर्थ। यह मंदिर केवल ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि आदर्श मूल्यों और ज्ञान का प्रतीक है। कवि कहना चाहता है कि चाहे किसी भी प्रांत में के वहां लोग आते हो, किसी भी चरित्र के लोग आते हो, उनकी नैतिकता और पूर्वजों के प्रति गौरव का भाव एक सम्मान है। यह एक संस्कृति अखंडता होने का प्रमाण है। अगला है अनेकता में एकता की बात करते हैं। यह पंक्ति भारत के उस विशेषता को रेखांकित करती है जहां भाषा, वेशभूषा और खान पान अलग होने पर भी सबके भीतर बहने वाली सांस्कृतिक धारा एक ही है। यह इस बात का संकेत है कि संपूर्ण राष्ट्र एक ही सांस्कृतिक चेतना से अनुप्रमाणित है।
अगला है प्राचीन वैभव का पुनरुद्धार। सांस्कृतिक कविताओं के संदर्भ में यह पंक्ति इस विश्वास को भी दर्शाती है कि भविष्य में भारत फिर भी अपनी खोई हुई सांस्कृतिक पहचान को प्राप्त करेगा और चारों ओर उसे महान भारतीय संस्कृति के विजय स्तंभ दिखाई देंगे। इस कथन का अर्थ है कि भारत की आत्मा एक है, यहाँ की मिट्टी के हर कण में और हर जन्म के मानस में एक शाश्वत भारतीय संस्कृति की झलक मिलती है जो हमें आपस में जोड़े रखती है। अगला प्रश्न है उपसर्ग और प्रत्यय में क्या डिफरेंस है, उदाहरण सहित बताइए। तो उपसर्ग जिसको प्रीफिक्स और प्रत्यय जिसको सफिक्स होते हैं, दोनों शब्दांश है जिनका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन जब ये किसी मूल शब्द के साथ जुड़ते हैं तो उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। जैसे उपसर्ग क्या है, तो मूल शब्द के शुरुआत में जुड़ता है और प्रत्यय मूल शब्द के अंत में जुड़ता है। उपसर्ग क्या है, तो शब्द का अर्थ बदल देता है और प्रत्यय शब्द के अर्थ में विशेषता या भिन्नता को लाता है। जैसे उपसर्ग यहाँ प्र उपसर्ग लग गया चार के अंदर तो प्रचार हो गया, और प्रत्यय में ता उपसर्ग लग गया तो सुंदर में ता लग गया तो सुंदरता बन गया। मूल शब्द आगे जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा ज्ञान, तो ज्ञान के आगे अ जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा अज्ञान। पुत्र के आगे सु जोड़ दिया तो सुपुत्र हो जाएगा, और दोष के आगे निर जोड़ दिया तो निर्दोष हो जाएगा। प्रत्यय की बात करें तो लिख के पीछे आवट जोड़ दिया तो लिखावट हो जाएगा। भारत के पीछे ई जोड़ दिया तो भारतीय हो जाएगा, और मीठ के पीछे आठ मीठा के पीछे आस जोड़ दिया तो मिठास हो जाएगा। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, एक सेकंड, हम क्या कह सकते हैं कि एक ही शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय, कई बार एक ही मूल शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयोग किए। जैसे स्वतंत्रता, तो स्व प्लस तंत्र, तो स्व तो क्या है उपसर्ग है, तंत्र अपना आप में एक शब्द और ता क्या है प्रत्यय है। अमानवीयता अ उपसर्ग है और ई प्रत्यय है, और मानव एक शब्द है। तो उपसर्ग शब्द के आदि में लगता है जबकि प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है। उपसर्ग लगाने पर शब्द का अर्थ अक्सर पूरी तरह से बदल जाता है, जबकि प्रत्यय लगाने पर शब्द का रूप या भाव बदल जाता है। आगे आते हैं, अनेक शब्द के लिए एक शब्द का आशय एवं महत्व उदाहरण से दीजिए। हिंदी व्याकरण में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसे वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कहा जाता है एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधा है। यह भाषा को अधिक प्रभावशाली और संक्षिप्त बनाता है। आशय क्या है, तो जब किसी विस्तृत वाक्य वाक्यांश के अर्थ को समेटकर केवल एक सार्थक शब्द में व्यक्त किया जाता है तो उसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। यह कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भाव व्यक्त करने की कला है। महत्व की बात करें संक्षिप्तता, यह भाषा को अनावश्यक विस्तार से बचाता है। लंबे वाक्यों की जगह एक शब्द का प्रयोग करने के समय और स्थान दोनों की बचत होती है। प्रभावशीलता की बात करें तो एक सटीक शब्द का प्रयोग पाठक या श्रोता पर गहरा प्रभाव डालता है, इससे भाषा अधिक गंभीर और प्रौढ़ लगती है। सुगढ़ता और सुंदर की बात करें, जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं उसी प्रकार ये शब्द भाषा को सुंदर और सुसंगठित बनाते हैं। अभिव्यक्ति में स्पष्टता, कई बार एक पूरा वाक्य वो स्पष्टता नहीं दे पाता जो एक तकनीकी शब्द दे पाता है। जैसे अमर, मैंने बोले भैया वो व्यक्ति अमर है, पर कैसे, जो कभी ना मरे। अजात शत्रु, जिसका कोई भी शत्रु ना हो। सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो। कृतज्ञ, उपकार को मानने वाला। कृतज्ञ, उपकार को न मानने वाला। वैज्ञानिक, जो विज्ञान को जानता हो। अनुपम, जिसकी उपमा न दी जा सके। और पाथे, रास्ते के लिए भोजन। तो ये एक शब्द है और अनेक शब्द, तो इस कुछ सेंटेंस को आप एक शब्द में परिवर्तित कर सकते हैं। अगला प्रश्न आता है संक्षेपण से क्या अभिप्राय है, संक्षेपण की विशेषताएं लिखिए। हम आगे प्रश्न क्रमांक 8 की तरफ, टोटल हमारे पास 12 प्रश्नों का संग्रह है। तो संक्षेपण क्या है, संक्षेपण हिंदी व्याकरण और कार्यलीन कार्य प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका सरल अर्थ है कि किसी विस्तृत विवरण लेख या वक्तव्य को उसके मूल भावों के साथ संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना। संक्षेपण शब्द का अर्थ है छोटा करना या संक्षिप्त करना। जब किसी बड़े काव्यांश पत्र व्यवहार या निबंध के मुख्य विचारों और तथ्यों को कम से कम शब्दों में इस प्रकार लिखा जाता है कि उसका मूल अर्थ ना बदले और उसमें कोई भी महत्वपूर्ण बात ना छूटे, तो उसे संक्षेपण कहा जाता है। संक्षेपण, सामान्यतः संक्षेपण मूल पाठ का 1/3 भाग होता है। जैसे अपने पास 3 पेज है तो 3 को 1 पेज में कन्वर्ट करना। संक्षेपण की विशेषता क्या है, तो पूर्णता। संक्षेपण अपने आप में पूर्ण होना चाहिए, इसे पढ़कर मूल पाठ का पूरा भाव स्पष्ट हो जाना चाहिए, भले ही पाठक की मूल लेख ना पढ़ा हो। संक्षिप्तता, संक्षेपण का सबसे प्रमुख गुण है कि इसमें अनावश्यक विस्तार, उदाहरण, अलंकार का दोहराव को हटा देना चाहिए। स्पष्टता, संक्षेपण की भाषा सरल और स्पष्ट होना चाहिए ताकि भाव समझने में कोई दुविधा ना हो। क्रमबद्धता, इसमें विचारों का क्रम ही होना चाहिए जो मूल पाठ में है। शुद्धता, संक्षेपण को अपनी ओर से कोई नया विचार तर्क टिप्पणी नहीं करना चाहिए। अन्य पुरुष का प्रयोग, संक्षेपण हमेशा अन्य पुरुष में लिखा जाता है जिसमें मैं या हम जैसे शब्दों का प्रयोग वर्जित होता है।
अतः संक्षेपण की विधि क्या है? मूल गद्यांश को 2-3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ें, मत और बिंदुओं केंद्रीय भाव को रेखांकित करें, एक कच्चा प्रारूप तैयार करें, शब्दों की गिनती करना और उसे 1/3 भाग तक सीमित करना और एक उपयुक्त शीर्षक उसका देना। अगला प्रश्न है, इसका 8वां प्रश्न है, अद्वैत सिद्धांत की प्रमुख स्थापना क्या है? तो आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित अद्वैत सिद्धांत यानी अद्वैत वेदांत भारतीय दर्शन का एक प्रमुख मत है जो आत्मा और परमात्मा की एकता पर जोर देता है। इसका मूल सार है कि ब्रह्मा ही एकमात्र सत्य, जगत मिथ्या है और जीव तथा ब्रह्मा कोई तात्विक भेद नहीं है। अब इसमें कुछ प्रमुख पॉइंट समझते हैं। ब्रह्मा सत्य, जगत मिथ्या, ब्रह्मा ही एकमात्र सत्य, अद्वैत के अनुसार केवल निर्गुण, निराकार और निर्विकार ब्रह्मा ही एकमात्र शाश्वत और अंतिम वास्तविकता है। यह संसार जो हमें दिखाई देता है वह परिवर्तनशील और मिथ्या यानी माया है। जीवो ब्रह्मा नापह यानी आत्मा और ब्रह्मा एक है। जीवात्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, वास्तव में आत्मा ही ब्रह्मा है। माया का सिद्धांत, यह वह शक्ति है जिसके कारण सत्य पर असत्य का आरोपण होता है, जिससे हम अनेकता दिखाई देती है, भ्रम पैदा करती है और आत्मा को ब्रह्मा से अलग महसूस कराती है। हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं, यह महावाक्य अद्वैत का सार है जो ज्ञान होने पर जीवों को अपनी दिव्य प्रकृति का बोध कराता है। ज्ञान मार्ग से मुक्ति, अद्वैत में मोक्ष का अर्थ है अविद्या को दूर कर आत्मा की ब्रह्मा के साथ एकता का अनुभव कराना। यह ज्ञान न केवल कर्म या भक्ति के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। निर्गुण ब्रह्मा ईश्वर के गुणों से रहित, निराकार, अपरिवर्तनीय माना जाता है। जब तक जीव माया के अधीन है वह सगुण ईश्वर की पूजा करता है, लेकिन परम सत्य निर्गुण है। अद्वैतवाद यह सिखाता है कि अपनी वास्तविक प्रकृति को पहचानना ही परम ज्ञान है जो अंततः जीव को जन्म मरण से बंधन से मुक्त कराता है। अब आ जाते हैं हम खंड स के अंदर। इसमें आते दीर्घ उत्तरी प्रश्न। आपको 2 प्रश्नों के आंसर देना है और प्रत्येक प्रश्न 18 अंक का रहेगा। पहला प्रश्न है, महर्षि पाणिनि के व्यक्तित्व एवं कर्तव्य पर प्रकाश डालिए। महर्षि पाणिनि संस्कृत व्याकरण के सबसे महान विद्वान और भाषा विज्ञानी माने जाते हैं। उन्होंने भाषा को नियमों में एक व्यवस्थित ढांचे में बांधा, जिसमें संस्कृत को देववाणी और एक वैज्ञानिक भाषा के रूप में प्रतिपादित किया। व्यक्तित्व की बात करें तो पाणिनि का जन्म प्राचीन भारत के गांधार, वर्तमान में पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के शालातू नामक स्थान पर हुआ था। इसी कारण उन्हें शालातूर्य भी कहा जाता है। कालखंड की बात करें तो इतिहासकारों के अनुसार उनका समय 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। गुरु और शिक्षा परंपरा के अनुसार वे महर्षि उपवर्ष के शिष्य थे। कहा जाता है कि प्रारंभ में वे पढ़ने में बहुत कुशल नहीं थे, लेकिन भगवान शिव की कठोर तपस्या के बाद उन्हें व्याकरण के सूत्रों का ज्ञान प्राप्त हुआ। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें तो पाणिनि केवल एक ऋषि नहीं बल्कि एक उच्च कोटि के तर्कशास्त्री और गणितज्ञ दृष्टिकोण रखने वाला भाषा वैज्ञानिक थे। कर्तव्य की बात करें तो पाणिनि की सबसे महान रचना अष्टाध्यायी जो विश्व की भाषा इतिहास के अद्वितीय ग्रंथ है। अष्टाध्यायी क्या है? संस्कृत व्याकरण का आधार स्तंभ है। इसका मुख्य विशेषता इस प्रकार है, इसमें 8 अध्याय है और प्रत्येक अध्याय में 4 चरण है। कुल मिलाकर इसमें 4000 सूत्र है। पाणिनि ने गागर में सागर भरने की नीति अपनाई। उन्होंने बहुत ही संक्षिप्त सूत्रों के माध्यम से व्याकरण के जटिल नियमों को समझाया। वैज्ञानिक पद्धति की बात करें तो अष्टाध्यायी में शब्दों की व्युत्पत्ति, संधि, समास और धातुओं के रूपों में एक गणितीय सूत्र की तरह व्यवस्थित किया गया है। आधुनिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की भाषा की तुलना में अक्सर पाणिनि के व्याकरण की जाती है। शिव सूत्र की बात करें तो अष्टाध्यायी की शुरुआत में 14 सूत्र से होती है। माना जाता है कि सूत्र भगवान शिव के डमरू से निकले थे। ये सूत्र संस्कृत वर्णमाला को एक विशेष क्रम में व्यवस्थित करते हैं, जिससे प्रत्याहार बनाना संभव है। अन्य योगदान की बात करें तो धातु पाठ, इसमें संस्कृत क्रियाओं की सूची दी गई है। गण पाठ, इसमें शब्दों के विभिन्न समूह का वर्गीकरण किया गया। मत और प्रभाव, महर्षि पाणिनि के कार्य ने संस्कृत भाषा को एक मानक रूप प्रदान किया, जिससे वह हजारों वर्षों तक अपरिवर्तनीय और शुद्ध बनी रही। भाषा की स्थिरता की बात करें तो पाणिनि के बाद संस्कृत प्राकृत और बोलियों से अलग होकर एक उच्च स्तरीय साहित्य और शास्त्रीय भाषा बन चुकी है। विश्व स्तर पर सम्मान प्राप्त आधुनिक पाश्चात्य भाषा विज्ञान के जनक कहे जाने वाले फर्डिनेंड डी सोसर और लियोनार्ड ब्लूमफील्ड जैसे विद्वान पाणिनि की रचनात्मक पद्धति से अत्यधिक प्रभावित थे। अगला प्रश्न है, शतरंज के खिलाड़ी कहानी का सारांश अपने शब्दों में बताइए। तो शतरंज के खिलाड़ी जो कहानी है मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई कहानी है, जो लखनऊ के ऊपर आधारित है और इसमें 2 प्रमुख पात्रों का उल्लेख किया गया है। यह कहानी नवाब वजीद अली शाह के समय के लखनऊ की वह विलासिता और अक्रमणता को व्यक्त करती है। ये कई प्रश्न अलग अलग विश्वविद्यालयों में भी आ चुका है, जहां पर हमने इसका वीडियो रिकॉर्ड कर रखा है। इसके मुख्य पात्र मैं आपको थोड़ा शॉर्ट बताऊंगा। कहानी का मुख्य केंद्र 2 जागीरदार थे, मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली। इन दोनों की खास बात यह रहती है कि दोनों शतरंज खेल के आदी होते हैं, मतलब शतरंज को खेलना इनका एक शौक होता है।
ठीक है। उसके बाद घरेलू कलेश और पलायन में भी इसमें आपको इस कहानी में देखने को मिलता है। राजनीतिक पतन भी इस कहानी की खास बात है, और इस कहानी का दुखद अंत ये होता है कि आपस में वो दोनों लड़ते हैं और मर जाते हैं। और कहानी का मूल संदेश ये कहता है कि प्रेमचंद जी ने इस कहानी के माध्यम से दिखाया कि जब किसी देश के रक्षक और प्रबुद्ध नागरिक व्यक्तित्व व्यसनों और अहंकारों में डूब जाते हैं तो वह राष्ट्र गुलाम हो जाता है। वे दोनों खिलाड़ी अपने बादशाह के लिए नहीं रोए, लेकिन अपनी अपनी गोटी को बचाव के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। उत्साह निबंध की बात करें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित उत्साह एक प्रसिद्ध निबंध संग्रह चिंतामणि का एक प्रमुख विचारक निबंध है। इसमें शुक्ल जी के उत्साह और मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक स्वरूप में बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण है। उत्साह की परिभाषा की बात करें तो शुक्ल जी के अनुसार साहसपूर्ण आनंद का नाम ही क्या है? उत्साह है। जब किसी कठिन कार्य को करने मनुष्य के मन में जो आनंद और साहस मेल होता है वही उत्साह कहलाता है। केवल साहस दिखाना उत्साह नहीं, बल्कि उस साहस के साथ मन में आनंद का होना अनिवार्य है। उत्साह के प्रमुख घटक क्या क्या है? तो कष्ट या हानि सहने का धैर्य, कर्म में आनंद, बुद्धि का योग। इसके बाद आता है फल और कर्म का संबंध। निबंध में इस बात पर जोर दिया गया कि सच्चा उत्साही वह है जिसका ध्यान फल पर कर्म और कर्म प्रणाली पर अधिक हो। उत्साह के प्रकार देखें तो शुक्ल जी ने उत्साह के मुख्य 3 प्रकार बताए, युद्धवीर, दानवीर और दयावीर। उत्साह और आलस्य का आपस में विरोध भी उन्होंने करके बताया है, और सामाजिक महत्व भी बताया कि उत्साह केवल व्यक्तिगत गुण नहीं बल्कि समाज की प्रगति का आधार भी माना जाता है। अगला प्रश्न आता है, हिंदी के प्रमुख विराम चिन्हों के लेख लिखते हुए विराम चिन्हों के महत्व बताइए। तो विद्यार्थियों ये प्रश्न भी हमने अलग अलग वीडियो के माध्यम से पहले बता चुके हैं, एक बार आप बताता हूं। यहां पर पूर्ण विराम, मैं आपको सिर्फ पॉइंट बता रहा हूं, या बोर्ड पे पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोक कर, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो रही है, इसलिए लगभग आधे घंटे का वीडियो बन चुका है। पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम। देखिए यहां पर कौन कौन से, इनको पढ़िएगा। सबसे पहले पूर्ण विराम पढ़ लीजिएगा, दूसरा अल्प विराम को पढ़ लीजिएगा, अगला अर्ध विराम। वीडियो को रोक कर इन तीनों को पढ़ लो, वीडियो स्क्रीन से हट रहा हूं, पढ़ लेना आप लोग इसको वीडियो को रोक। उसके बाद अगला आता है प्रश्नवाचक चिन्ह चौथे नंबर पर, फिर आता विस्मयादिबोधक चिन्ह, फिर आता योजक चिन्ह, फिर आता उद्धरण चिन्ह, ठीक है। और उसके बाद में आता है यहां पर 2 और 3 और आते हैं आखिरी में, कोष्टक चिन्ह, लाघव चिन्ह और विवरण चिन्ह, ठीक है। तो इनको आप देख लीजिएगा, विराम चिन्ह 10 प्रकार के होते हैं हमारे हिंदी में। तो विद्यार्थियों आप जुड़े हुए थे आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा, और मैं डॉक्टर दीपन कुमार शर्मा अभी तक आपके साथ जुड़ा हुआ था। आई होप वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अरे भैया कम से कम लाइक तो कर ही सकते हैं ना हम लोग, तो लाइक तो कीजिए, ठीक है। आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट में जरूर बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और जाते जाते अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर चाहिए। और मैंने एक नंबर बताया था, उस नंबर को नोट आपने कर लिया होगा, उस पर आप अपना पेपर हमें अवश्य भेजिए। विद्यार्थियों में विदा लेता हूं, नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक जय हिंद जय भारत।